नमस्कार। मैं डॉक्टर कुंजहरी मेडी, कैंसर मेडिसिन सुपर स्पेशलिस्ट मतलब मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आप लोगों को पता है, हम इस सीरीज में कैंसर के कारण और प्रतिरोध के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कैंसर के नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के बारे में बात किया था। आज हम कैंसर के मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे। कैंसर के मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऐसा कारक या फैक्टर होते हैं जिसको बदल के हम कैंसर के रिस्क कम कर सकते हैं। ये ज़्यादातर हमारी लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं। हम क्या खाते पीते हैं, कैसा एनवायरनमेंट में रहते हैं, अपने शरीर के लिए कितना ध्यान रखते हैं, ये सब बातें हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। हम लोगों को कैंसर के रिस्क फैक्टर और कारण के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए और सुनने के लिए मिलते हैं। किताबों में, सोशल मीडिया में, टीवी में इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होते हैं। इनमें से कुछ रिस्क फैक्टर साइंटिफिकली प्रूवन और एस्टैब्लिश्ड है और कुछ फैक्टर साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ है और एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। आज हम पहले साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मतलब नंबर 1, टोबैको मतलब तंबाकू का सेवन। तंबाकू अलग अलग फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। पहला स्मोकिंग फॉर्म और दूसरा नॉन स्मोकिंग और स्मोकलेस टोबैको फॉर्म। जो स्मोकिंग फॉर्म होता है ये सिगरेट, बीड़ी या हुक्का, सिगार आदि फॉर्म में लिया जाता है और स्मोकलेस टोबैको मतलब गुटखा, पान मसाला, खैनी इत्यादि फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। स्मोकलेस टोबैको या तो मुंह से खाया जाता है, नहीं तो मुंह में कुछ देर रखते हैं और ऐसे इस्तेमाल होते हैं। तंबाकू में कम से कम 400 प्रकार की टॉक्सिन मिलता है, टॉक्सिन प्रेजेंट होता है और इनमें से ज़्यादातर कैंसर का कारक है, कैंसर का कारण है, मतलब कार्सिनोजन है। तंबाकू की वजह से और ये कार्सिनोजन के वजह से शरीर में किसी भी हिस्से में कैंसर हो सकता है। इनमें से सबसे ज़्यादा होता है फेफड़े का कैंसर मतलब लंग कैंसर, और कैंसर में से मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, स्टमक कैंसर, पैंक्रियास कैंसर, किडनी कैंसर और यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, ये सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा भी और हिस्सा में भी और ऑर्गन में भी कैंसर हो सकता है। तंबाकू सेवन के वजह से 15 टाइप का कैंसर तो होता ही है, इसके अलावा किसी भी ऑर्गन में कैंसर हो सकता है और तंबाकू छोड़ने से ये कैंसर रिस्क कम हो जाता है। इसलिए अगर आप तंबाकू सेवन करते हैं, अगर आज भी छोड़ देते हैं तो आपको फायदा ही होगा। स्मोकिंग के साथ और एक ज़रूरी बात ये होता है पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोकिंग की बात। सेकेंड हैंड स्मोकिंग मतलब जब एक इंसान, एक इंडिविजुअल स्मोकिंग करते हैं और इनके आसपास के जो लोग होते हैं उनको भी स्मोकिंग का, टोबैको का, तंबाकू का प्रभाव, जो दुष्प्रभाव है वो पड़ते हैं। क्योंकि जो टॉक्सिन धुआं में निकालते हैं, यही धुआं अगर आसपास के लोगों के शरीर में भी जाते हैं तो भी ये भी नुकसान करते हैं, ये भी कैंसर का कारण होता है। तो इसी को पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। तंबाकू के साथ और एक ज़रूरी बात है, ये है जब तंबाकू का इस्तेमाल होता है तो शरीर का अलग अलग हिस्सा इसमें एक्सपोजर होता है और इसके प्रभाव में आ जाता है। जैसे अगर तंबाकू मुंह से लेते हैं या स्मोक करते हैं तब मुंह में, गले में, फूड पाइप में और फेफड़े में ये सारे एरिया को एक्सपोज करते हैं और इसकी वजह से एक हिस्से का कैंसर अगर होते हैं और कैंसर का इलाज के बाद ठीक होने के बावजूद
दूसरा हिस्सा में और कैंसर हो सकता है। इसी को बोलते हैं फील्ड कैंसराइजेशन। वेस्टर्न कंट्रीज में टोबैको के बारे में अवेयरनेस के वजह से इस्तेमाल कम हो गया है और इसकी वजह से टोबैको रिलेटेड कैंसर का इंसिडेंस भी कम हो रहा है। लेकिन हमारे देश में टोबैको रिलेटेड कैंसर का इंसिडेंस कम नहीं हुआ है। इसका कारण ये है, हमारे देश में स्मोकिंग का इंसिडेंस भी कम नहीं हुआ है और स्मोकलेस टोबैको का इंसिडेंस जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और कुछ लोगों को ये गलतफहमी है जो स्मोकलेस टोबैको मतलब गुटखा, पान मसाला, खैनी ये सब खाने से कैंसर का रिस्क नहीं होता है, लेकिन ये गलत है। एक्चुअली तंबाकू किसी भी फॉर्म में हार्मफुल है और स्मोकलेस टोबैको भी इक्वली डेंजरस, इक्वली हार्मफुल होता है। इसलिए टोबैको रिलेटेड कैंसर से मुक्त होने के लिए और प्रतिरोध करने के लिए टोबैको का इस्तेमाल, तंबाकू का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करना होगा और ये मॉडरेशन में होगा। थोड़ा कम करेंगे ऐसा काम नहीं चलता है, ये कंप्लीटली बंद करना होगा, जिसको बोलते हैं क्विट टोबैको। दूसरा फैक्टर है अल्कोहल। अल्कोहल भी कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर होता है और अल्कोहल के वजह से खास तौर पे मुंह का कैंसर, लैरिंक्स का कैंसर और गले का कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, लिवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर इत्यादि हो सकता है। अल्कोहल डायरेक्टली डैमेज तो करता ही है और इसके अलावा ये और टॉक्सिन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। इसलिए अगर एक इंसान स्मोकिंग भी करते हैं और अल्कोहल भी लेते हैं तो इसकी वजह से कैंसर रिस्क डबल हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, अल्कोहल के वजह से कम 7 टाइप का कैंसर होता है, जिसमें से मुंह का कैंसर और गले का कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और कोलोन कैंसर ये सबसे ज़्यादा होता है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टडीज़ के हिसाब से 2020 में दुनिया में अल्कोहल पीने के वजह से तकरीबन 7.5 लाख कैंसर केसेस पाया गया था। कुछ लोगों को लगता है कि कम अल्कोहल पीने से फ़ायदा होता है और कैंसर का रिस्क नहीं होता है, लेकिन स्टडीज़ में पाया गया ये सही नहीं है। इवन लाइट एंड मॉडरेट ड्रिंकिंग मतलब कम अल्कोहल पीने से भी कैंसर का रिस्क रहता है। ऐसे तो अल्कोहल से दूर रहना है, ठीक है, लेकिन अगर कोई बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं तो अल्कोहल कम से कम लेना चाहिए ताकि रिस्क कम हो जाए। तीसरा रिस्क फैक्टर है लाइफस्टाइल रिलेटेड, मतलब लैक ऑफ एक्सरसाइज मतलब कम शारीरिक परिश्रम और ओबेसिटी मतलब मोटापा। अर्बनाइजेशन के वजह से हमारी शारीरिक परिश्रम कम होता गया और मोटापा का इंसिडेंस बढ़ता गया। मोटापा मतलब ओबेसिटी ब्रेस्ट कैंसर, यूटेरस कैंसर, कोलोन कैंसर आदि का रिस्क फैक्टर है। कैंसर का रिस्क कम करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज मतलब शारीरिक परिश्रम बढ़ाना चाहिए और मोटापा कम करने के लिए करना चाहिए और वेट कंट्रोल करना चाहिए। फोर्थ रिस्क फैक्टर है हमारे डाइटरी फैक्टर मतलब हमारे खान पान। कुछ एनिमल फूड प्रोडक्ट जैसे प्रोसेस्ड मीट जिसमें प्रिजर्वेटिव दिया जाता है, रेड मीट जैसे पोर्क, बीफ, लैम्ब इत्यादि और स्मोक्ड मीट, ये कैंसर का रिस्क फैक्टर होता है। अगर कोई इंसान ये सब ज़्यादा मात्रा में लेते हैं और फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, फाइबर इत्यादि कम लेते हैं तो ये कोलोन कैंसर का रिस्क फैक्टर हो जाता है। हम एनिमल प्रोडक्ट बिल्कुल बंद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको बैलेंस वे में लेना चाहिए। हाई रिस्क फूड कम लेना चाहिए और हेल्दी फूड जैसे फ्रेश फ्रूट,
वेजिटेबल, फाइबर ये ज़्यादा होना चाहिए और कुकिंग मेथड में भी बदलाव लाना चाहिए। अगला रिस्क फैक्टर है इन्फेक्शन। कुछ वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और पैरासाइटिक इन्फेक्शन के वजह से भी कैंसर होने का रिस्क रहता है। वायरल इन्फेक्शन में से हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, इसके वजह से लिवर कैंसर होने का रिस्क रहता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस मतलब HPV वायरस इन्फेक्शन के वजह से सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चादानी का मुंह का कैंसर और ओरल कैंसर होने का रिस्क रहता है। एप्स्टीन-बार वायरस इन्फेक्शन के वजह से लिम्फोमा होता है। HIV इन्फेक्शन के वजह से HIV एसोसिएटेड मैलिग्नेंसी अलग अलग टाइप का कैंसर हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन रिलेटेड कैंसर से बचने के लिए जिस वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है ये वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन है और HPV के अगेंस्ट मतलब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट भी वैक्सीन अवेलेबल है, ये समय पे लगवा लेना चाहिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में से हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन के वजह से आगे जाके गैस्ट्रिक कैंसर मतलब स्टमक कैंसर होने का संभावना रहता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन के वजह से गैस्ट्राइटिस होता है, इसलिए जिन लोगों का बहुत दिन से गैस्ट्राइटिस का सिम्टम्स रहता है ऐसे लोगों को समय पे एंडोस्कोपी वगैरह करवा लेना चाहिए और इलाज करवा लेना चाहिए ताकि आगे कैंसर का रिस्क कम हो जाए। पैरासाइटिक इन्फेक्शन में से शिस्टोसोमा हिमाटोबियम नाम का पैरासाइट की वजह से यूरिनरी ब्लैडर कैंसर होने का रिस्क रहता है। अगला रिस्क फैक्टर है आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसे कि एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे इत्यादि। आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से सेल के अंदर DNA डैमेज होता है और ये कैंसर का रिस्क फैक्टर होता है। जो रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस में डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज हैं जैसे एक्सरे, CT स्कैन इत्यादि में भी रेडिएशन एक्सपोजर होता है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में सेफ लिमिट में होता है और इससे कैंसर रिस्क बहुत नेग्लिजिबल होता है, कम से कम होता है। लेकिन ये डोज डिपेंडेंट है, इसलिए जब हाई डोज में रेडिएशन एक्सपोजर होता है तब कैंसर रिस्क बढ़ जाता है और ऐसा हाई डोज एक्सपोजर होने का संभावना रहता है जब एक्सीडेंटल एक्सपोजर होता है, जैसे प्लांट में कुछ एक्सीडेंट हो गया या थेराप्यूटिक रेडिएशन डोज हाई डोज में देना पड़ता है कुछ कैंसर का ट्रीटमेंट में। इसलिए इस रिस्क को कम करने के लिए थेराप्यूटिक रेडिएशन का डोज कम से कम दिया जाता है और डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज जहां जरूरी है वही इस्तेमाल करते हैं, वही सजेस्ट करते हैं और कैंसर का रिस्क ऐसे कम कर सकते हैं। अल्ट्रावायलेट रे जो नॉर्मल सनलाइट में होता है, इसका हैवी एक्सपोजर के वजह से कुछ स्किन कैंसर होने का रिस्क रहता है, जैसे कि मैलिग्नेंट मेलानोमा, बेजल सेल कार्सिनोमा और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। एयर पोल्यूशन भी एक कैंसर का रिस्क फैक्टर है। पोल्यूटेड एयर अर्थात प्रदूषित वायु सेवन करने के वजह से कुछ हार्मफुल मेटल और केमिकल हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और ये कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। एस्बेस्टस, कैडमियम, क्रोमियम, निकेल, वुड डस्ट, बेंजीन इत्यादि इसका उदाहरण है। खासकर उन लोगों में ये ज़्यादा रिस्की होता है, ज़्यादा खतरा होता है जो लोग ऐसा इंडस्ट्रीज में काम करते हैं और यही ऑक्यूपेशनल हजार्ड होता है। अभी तक जो हमने बताया ये था कैंसर का रिस्क फैक्टर, जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसके अगेंस्ट हमारे पास प्रूफ है और कंक्लूसिव एविडेंस है और एस्टैब्लिश है। कुछ ऐसा और रिस्क फैक्टर है
जिसके अगेंस्ट हमारे पास कोई कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं है या एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। इसमें है एक पहला पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक। कीटनाशक कम या ज़्यादा मात्रा में सभी खेत में दिया जाता है, जैसे अनाज, फल, सब्जियां और चाय पत्ती इत्यादि। कीटनाशक का कितना सेफ लिमिट है या कौन सा कीटनाशक कितना हार्मफुल है या कैंसर का कारक कितना है, इसके बारे में तो बताना मुश्किल है। लेकिन हमको तो खाना है, हम क्या करें? तो रिस्क कम करना है तो जो फल या सब्जियां धो सकते हैं, इसको अच्छा से धो के या छिलका उतार के खाना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। और जो नहीं धो सकते हैं, जैसे चाय पत्तियाँ, तो अच्छा क्वालिटी का इस्तेमाल करना चाहिए या लिमिट में, मॉडरेशन में कंजम्पशन करना चाहिए। दूसरा ऐसा फैक्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, जो हमारे होम अप्लायंसेस में होता है, जैसे कंप्यूटर, टीवी, माइक्रोवेव, रेडियो इत्यादि में। इसमें तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन निकालता है और ये डीएनए डैमेज नहीं करता है, इसलिए ये सब अप्लायंसेस में कैंसर का रिस्क नेग्लिजिबल होता है, कम से कम होता है। अब आते हैं आज के ज़माने का सबसे ज़्यादा चर्चित और कंट्रोवर्शियल टॉपिक, वो है मोबाइल फ़ोन और सेल फोन टावर। मोबाइल फ़ोन का कैंसर रिस्क कितना है या कैंसर रिस्क बढ़ाता है या नहीं, इसके बारे में तो कोई एविडेंस नहीं है, अभी तक नहीं मिला है। लेकिन हो सकता है लॉन्ग टर्म यूज़ होने के बाद आगे जाके कुछ एविडेंस मिले। एक्सेसिव मोबाइल फ़ोन यूज़ करने का और कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है जो आप लोगों को पता है, इसलिए फ़िलहाल मोबाइल फ़ोन को सतर्क होके संभाल के इस्तेमाल करना है। लगातार इस्तेमाल नहीं करें, स्क्रीन में लगाकर ना रखें और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों से दूर रखें और कम से कम इस्तेमाल करें। मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल होने के साथ साथ आजकल हर जगह में सेल फोन टावर भी दिखाई देते हैं। सेल फोन टावर का हेल्थ रिस्क के बारे में कुछ एस्टैब्लिश तो नहीं हुआ है और ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि कंपनीज कहते हैं इसका हेल्थ रिस्क नहीं है और ये सेफ है। लेकिन कुछ अनऑफिशियल न्यूज़ मिलते हैं जिसमें कहा गया है इमीडिएट विसिनिटी में सेल फोन टावर के पास जो लोग रहते हैं उसमें कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा पाया गया है और कुछ एनिमल स्टडीज़ में भी ये पाया गया है। फिलहाल इसके बारे में जब तक हमको पता नहीं है, तब तक अगर आपके घर के आसपास इमीडिएट विसिनिटी में सेल फोन टावर है तो आप सतर्क हो जाइए और सेफ डिस्टेंस मेंटेन करिए। हमने पिछले वीडियो में कैंसर के नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जैसे एज, जेंडर और जेनेटिक मेकअप के बारे में बात किया था और आज की वीडियो में हमने मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। इसमें समझने वाली बात यह है जो कैंसर का एक रिस्क फैक्टर आमतौर पे कैंसर का कारण नहीं बनता है, एक दूसरे के साथ मिलकर, मतलब एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के साथ मिलकर ही कैंसर का कारण बनता है। फॉर एग्जाम्पल, कोलोन कैंसर के लिए कोई इंसान अगर जेनेटिकली हाई रिस्क है और वही इंसान अगर अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, मतलब खान पान में अनहेल्दी होते हैं और सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, मतलब एक्सरसाइज की कमी होते हैं, ऐसा इंसान को कोलोन कैंसर होने का संभावना तो ज़्यादा होता है। हमने पहले ही बताया जैसे अल्कोहल और टोबैको मतलब तंबाकू एक साथ अगर किसी इंसान ने इस्तेमाल किया है उसमें कैंसर रिस्क ज़्यादा होता है, डबल होता है। कुछ कैंसर का ऐसा भी केसेस आते हैं
जिसमें रिस्क फैक्टर के बारे में कुछ पता ही नहीं लगता है। इसलिए सब चीज़ के ऊपर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन जिन फैक्टर के ऊपर हमारे कंट्रोल है, जो मॉडिफाइबल है, इनके ऊपर ही हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि कुछ हद तक ही सही कैंसर का रिस्क कम हो जाए। आशा है आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही। हम आगे आने वाला वीडियो में कैंसर के और किसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।